जॉर्ज इवानोविच गुरजिएफ एक रहस्यमयी व्यक्तित्व थे जिनका जन्म 1866 में रूस में हुआ और 1949 में उनका निधन हुआ। दार्शनिक, राष्ट्रवादी, आध्यात्मिक गुरु एवं वे संगीतकार थे। उनका जीवन एक रोमांचक कहानी की तरह है, कई मोड़ और अनपेक्षित घटनाओं से भी भरा हुआ है। 1920 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश नागरिकता के लिए उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन उसे अस्वीकृत कर दिया गया। बाद में वे फ्रांस में जाकर बस गए और अपना शेष जीवन वहीं बिताया और वहीं अपनी शिक्षाएं भी दी। इंग्लैंड में उनको ज़्यादा मान सम्मान जरूर मिला था। कल्पना कीजिए, शाम 6 बजे लंदन के किसी विशाल हॉल में 500 लोग गुरजिएफ के एक भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। 1 मिनट की देरी और दरवाजे बंद। लोग घड़ी की सुइयों को निहारते घंटों इंतजार करते थे। 6 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए। गुरजिएफ के शिष्य बार बार आश्वासन देते, वे बस आ ही रहे हैं। 10 बजे गए तब गुरजिएफ नहीं आए। वो 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में है। आधी से ज़्यादा भीड़ निराश घर लौट जाती, लेकिन कुछ 50 लोग अदम्य उत्साह दिखाते दूसरे शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। वहाँ भी यही कहानी दोहराई जाती, इंतजार, निराशा और फिर एक नया स्थान, एक नई यात्रा। आखिरकार केवल 5 लोग ही गुरजिएफ के सामने पहुँच पाते। गुरजिएफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ, बाकी सब तो मनोरंजन के लिए ही आए थे। ये 5 लोग ही उनके वास्तविक शिष्य थे, जिनके साथ उन्होंने गहन बातचीत किया और करते भी थे। जर्मनी में उन्होंने कैंप नामक एक आश्रम स्थापित किया। यहाँ यूरोप के उच्च वर्ग के जीवन में कभी काम न करने वाले लोग आते थे। गुरजिएफ उन्हें फावड़े और कुल्हाड़ियाँ थमा देते और कहते, खाई खोदो, पूरा जोर लगाकर। दोपहर के भोजन के लिए भी नहीं रुकना है। कठोर परिश्रम से लोग थक हार जाते, शरीर में दर्द उठता, लेकिन गुरजिएफ उन्हें और भी काम देते। थोड़ा और खोदो, फिर गड्ढा भर दो। ये प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि अधिकांश लोग हार मानकर चले जाते थे। केवल चुनिंदा ही गुरजिएफ के सच्चे अनुयायी साबित होते थे, जिनके साथ वह अपनी गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं साझा करते थे। यह एक अजीबोगरीब पर प्रभावशाली शिष्य चयन प्रक्रिया थी। जैसे सोने की छननी से कंकड़ निकल जाते हैं, वैसे ही गुरजिएफ अपनी शिक्षाओं के लिए केवल योग्य लोगों को चुनते थे। ओस्पिस्की और गुरजिएफ की भी एक अपनी कहानी है और यह एक दिलचस्प किस्सा के रूप में जाना जाता है। ज्ञान के प्रसार और गुरु शिष्य के रिश्ते पर यह रोशनी डालती है। कहते हैं ना, हर महान व्यक्ति को अपना विवेकानंद चाहिए। गुरजिएफ जितने गहरे ज्ञानी थे, उतने ही कम दुनियादारी के धुरंधर। अपने विचारों का प्रचार प्रसार एक काम शायद उनके बस का नहीं था। यहाँ ओस्पिस्की की एंट्री होती है, एक प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और एक ऐसा बुद्धिजीवी जिसने सत्य पर 1700 से ज़्यादा पृष्ठों की एक विशालकाय किताब लिख डाली थी। यह बात ही अपने आप में हैरान करने वाली थी। जरा सोचिए, 1700 पृष्ठ, सत्य को इतना फैलाया उसने कि लगभग सत्य पतला हो गया। ओस्पिस्की गुरजिएफ से मिलने के लिए तरफ रहे थे, लेकिन गुरजिएफ ने उन्हें 3-4 दिन तक इंतजार कराया। यह कोई व्यस्तता नहीं थी, बस एक परीक्षा थी। एक तरह से ओस्पिस्की की धैर्य और विनम्रता का आकलन गुरजिएफ कर रहे थे। ओस्पिस्की जरूर चिढ़ गए होंगे, ये सोचकर कि इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद उन्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है। आखिरकार मुलाकात हुई। गुरजिएफ ने ओस्पिस्की की विद्वता को एक पल में ही छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने ओस्पिस्की से कहा, तुमने इतनी किताबें लिखी हैं, मतलब बहुत कुछ जानते हो, तो फिर जो तुम जानते हो उसी पर बात करके वक्त क्यों बर्बाद करें। एक पेंसिल और कागज़ थमाते हुए बोले, जो कुछ भी तुम जानते हो उसे लिख दो, हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो तुम नहीं जानते। ओस्पिस्की को शायद अपनी बौद्धिक हैसियत पर चोट लगी होगी।
वे पेंसिल और कागज लेकर बैठ गए, लेकिन घंटों एक शब्द भी नहीं लिख पाए। उनके अंदर एक खालीपन, एक निराशा छा गई। आंखों में आंसू भर आए और अंत में उन्होंने स्वीकार किया, मैं असल में कुछ भी नहीं जानता। गुरजीएफ मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कुछ नहीं जानते, लेकिन 1700 पृष्ठों की किताब, आपने सत्य को इतना फैला दिया कि वो लगभग अदृश्य हो गया होगा। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, अपने भीतर की खोज में छुपा है। ओस्पिस्की को गुरजीएफ ने सिर्फ ज्ञान नहीं, अपनी ही सीमाओं का एहसास कराया, और यहीं से शायद एक सच्चे गुरु शिष्य के रिश्ते की नींव पड़ी। ओस्पिस्की एक तेज तर्रार पढ़ाकू बुद्धिजीवी गुरजीएफ के शिष्य बन गए, और यहीं से उनकी परीक्षाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। उनका ज्ञान और परिष्कृत हो गया। अहंकार धीरे धीरे उनके जीवन से खत्म हुआ। गुरजीएफ के लिए एक चुनौती भी यह था। कहते हैं ना, हठी रस्सी भी धीरे धीरे मुड़ जाती है, लेकिन ओस्पिस्की के साथ गुरजीएफ का तरीका कुछ अलग ही था, जरा बेतुका सा। एक बार अमेरिका की यात्रा के दौरान, उस जमाने में समुद्री यात्रा बहुत लंबी होती थी, 3-4 दिन तो बस ट्रेन में ही गुजर जाते थे। गुरजीएफ ने पेंट्री कार में एक ऐसा नाटक रचा जैसे वो पूरी तरह मदहोश हों। उन्होंने शराब का गिलास एक महिला पर फेंक दिया। हंगामा मच गया। सब गुरजीएफ को ट्रेन से उतारना चाहते थे, लेकिन ओस्पिस्की अपने गुरु की ज्ञानता में अटूट विश्वास रखते हुए सबको शांत कराते रहे। ये ज्ञानी है, नशे में नहीं, उन्होंने कहा था। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद गुरजीएफ ने फिर से अपना नशा दिखाया। इस बार उन्होंने एक सूटकेस उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ओस्पिस्की एक बार फिर अपने गुरु को बचाने में जुट गए, पर जब पता चला कि वो सूटकेस ओस्पिस्की का ही था, जिसमें महीनों की मेहनत थी, तो वो बड़े दुखी हुए। प्रारंभ में ओस्पिस्की ने गुरजीएफ के जीवन को लेकर के कई किताबें प्रशंसा के रूप में लिखी, लेकिन धीरे धीरे ओस्पिस्की का मोह गुरजीएफ से भंग हो गया और उन्होंने कई किताबें गुरजीएफ के खिलाफ भी लिख दी। और जब ऐसा उन्होंने किया तो गुरजीएफ ने कहा कि मूर्ख था, उसको मैंने वापस जाने के लिए कहा था, अर्थात उसको अपने अहंकार से परे आत्मा के तरफ यात्रा करने के लिए कहा था, पर वो समझ नहीं पाया और अहंकार में फिर डूब करके ऐसी हरकत करने लगा जिससे वह वास्तविक सत्य को जानने से चूक गया।